अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 अब नॉर्मल बिहेवियर। सबसे पहले हमने डिफ़ाइन करना है कि अब नॉर्मलिटी क्या होती है। देखें, एक तो है हमारा नॉर्मल बिहेवियर और उसको हमने डिस्टिंग्विश करना है अब नॉर्मल बिहेवियर से। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें अब नॉर्मल बिहेवियर की डेफिनेशन का पता हो। जो सबसे पहली डेफिनेशन है दैट इज़ कि अब नॉर्मलिटी इज़ डेविएशन फ्रॉम द एवरेज। देखें, सबसे पहले बात यह कि एवरेज बिहेवियर क्या होता है। एवरेज बिहेवियर ऐसा बिहेवियर होता है जो कि यूजुअली किसी भी सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल होता है, या किसी भी सोसाइटी के अंदर जो रूटीन का बिहेवियर होता है उसको हम एवरेज बिहेवियर कहते हैं। अच्छा, इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह से लेंगे। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे यहाँ मोस्टली लोग जो हैं वो मीट खाते हैं, लाइक बीफ खाते हैं, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं। तो ये क्या है, पाकिस्तान का एक नॉर्मल बिहेवियर है कि ईटिंग हैबिट्स में हम क्या है, मीट खाते हैं। अच्छा, अब मीट खाना पाकिस्तान में चिकन का, मटन का या बीफ का एक एवरेज बिहेवियर है। लेकिन अगर पाकिस्तान में कोई बंदा जो है वो हॉर्स का मीट खाने लग पड़े या पोक का मीट खाने लग पड़े, तो वो क्या होगा, हमारी सोसाइटी के मुताबिक वो डेविएशन फ्रॉम द एवरेज होगी, क्योंकि पाकिस्तान में कोई बंदा हॉर्स का गोश्त या पोक का गोश्त नहीं खाता। अच्छा, इसी तरह से इसकी सेकंड एग्जांपल ये है कि अगर हम किसी से मिलते हैं तो क्या करते हैं, मोस्टली हम हैंड शेक करते हैं। ये क्या है कि हमारी सोसाइटी में एक कॉमन प्रैक्टिस है, एक कॉमन नॉर्म है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हैंड शेक करते हैं। अच्छा, अगर पाकिस्तान में हम किसी से मिलें और हम झुक के मिलना स्टार्ट कर दें या बोसा ले, तो क्या है कि वो डेविएशन फ्रॉम द एवरेज होगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये जो है मिलने का ये एक अंदाज़ नहीं है। अच्छा, अब ये जो डेफिनेशंस जो हम पढ़ रहे हैं इनके कुछ फ्लॉज भी हैं, उनको भी हमने देखना है, क्योंकि ये डेफिनेशंस कंप्लीट नहीं है, इनएडुकेट है। इस वजह से मल्टीपल डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे अब नॉर्मेलिटी की। अब इस जो डेफिनेशन है अब नॉर्मेलिटी एज डेविएशन फ्रॉम द एवरेज, इसका फ्लॉ एक जो है वो मेन क्या है कि देखें, बात हमने एवरेज की है, तो मोस्टली लोगों का जो आईक्यू लेवल है वो 100 और 120 के दरमियान होता है, जो कि एक एवरेज आईक्यू है। सो अगर किसी का आईक्यू 130 हो या 140 हो तो वो तो एवरेज से ज़्यादा है, तो इस डेफिनेशन के मुताबिक तो वो फिर अब नॉर्मल हो गया। ये जो डेफिनेशन है ये किसी हद तक तो ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। इस वजह से हम इस डेफिनेशन की ये जो लिमिट है इसको इस वजह से हम थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। हम एक नई डेफिनेशन को देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये है कि अब नॉर्मेलिटी एज डेविएशन फ्रॉम द आइडियल। अच्छा, अब बात होती है कि आइडियल बिहेवियर क्या है। आइडियल बिहेवियर भी वेरी करता है फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। अगर हम बात करते हैं अपने मुल्क की, तो हम आइडियल की डेफिनेशन किधर से ड्राइव करेंगे, हम ड्राइव करेंगे अपने रिलीजन से, इस्लाम से, कुरान से, हदीस से। इसी तरह से अगर हम किसी दूसरे मुल्क की बात करें, लाइक यूएसए की बात करते हैं, तो उधर जो मेजर रिलीजन है दैट इज़ क्रिश्चियनिटी। तो उधर आइडियल बिहेवियर की जो डेफिनेशन है वो अपने रिलीजन से, अपनी जो रिलीजियस बुक्स हैं उनसे ड्राइव करेंगे। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो उधर मेजॉरिटी रिलीजन हिंदुज़म है, तो उधर वो किस से ड्राइव करेंगे आइडियल की डेफिनेशन, वो ड्राइव करेंगे अपने रिलीजियस स्क्रिप्चर से। सो अगर तो हम कहते हैं कि वो बिहेवियर जो आइडियल के मुताबिक है वो राइट है और दूसरा बिहेवियर अब नॉर्मल है, तो इस तरह तो हर मुल्क में फिर जो आइडियल की डेफिनेशन है वो भी डिफरेंट है। इस वजह से ये वाली जो डेफिनेशन है कि अब नॉर्मलिटी एज डेफिएशन फ्रॉम द आइडियल, इसको भी हम रिजेक्ट करते हैं। एक चीज़ जो कि टोटली एक्सेप्टेबल हो पाकिस्तान में या आइडियल समझी जाती हो पाकिस्तान में, हो सकता है कि वो अमेरिकन सोसाइटी में आइडियल की डेफिनेशन पे पूरी ना उतरे, वो बिहेवियर बिल्कुल भी उसके मुताबिक ना हो। तो इस वजह से ये जो डेफिनेशन है ये भी इनकम्प्लीट है, इसको भी हम रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि जो कल्चर है हर कल्चर में आइडियल की डेफिनेशन डिफरेंट होती है। अब नॉर्मेलिटी एज अ सेंस ऑफ पर्सनल डिस्कम्फर्ट। देखिए, पर्सनल डिस्कम्फर्ट क्या होता है, जब आपका कोई भी बिहेवियर आपको खुद आपके अंदर एनजाइटी पैदा करने लग पड़े, आपके लिए हार्मफुल हो जाए, दूसरे लोग जो आपके इर्द गिर्द हैं उनके लिए हार्मफुल हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ऐसा बिहेवियर क्या है,
अब नॉर्मल है, क्योंकि ये आपकी लाइफ को भी डिस्टर्ब कर रहा है, प्लस आपके साथ जो लोग एसोसिएटेड है उनकी लाइफ को भी ये कह लें कि डिस्कम्फर्ट काज कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। और आपकी लाइफ के अंदर क्या है, उसकी वजह से, उस बिहेवियर की वजह से स्ट्रेस आ रहा है, एनजाइटी आ रही है, गिल्ट आ रहा है, तो सैडनेस आ रही है, तो ऐसे सारे बिहेवियर्स को हम क्या बोलेंगे, अब नॉर्मल बोलेंगे। लेकिन इस डेफिनेशन की भी कुछ कह लें कि फ्लॉज हैं। लाइक एक जो इंसान है एक जो इंसान है जो कि बज़ाहिर हमें लगता है कि डिसकम्फर्ट में है, उसका बिहेवियर उसको एनजाइटी क्रिएट कर रहा है, उसके लिए स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, या उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन मे बी वो जो बंदा है वो उस बिहेवियर से अगर खुश है, तो फिर तो हमारी जो इमेजिनेशन है इस चीज़ के बारे में वो तो रिजेक्ट होगी। जैसे कि हमने एक एग्ज़ाम्पल में पढ़ा था कि एक औरत जो है उसको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, उसको कुछ ऐसे इमेजेस नज़र आते हैं जो कि रियलिटी से जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो हमें तो लगेगा कि उस औरत का बिहेवियर क्या है, अब नॉर्मल है। लेकिन क्या पता कि वो जो इमेजिनरी लाइफ जो है जिसमें जिसको इमेजिन कर रही है वो वुमेन, मे बी वो उसको प्लेयरेबल समझती हो। सो ये डेफिनेशन जो है ये भी क्या है, थोड़ी सी इनकम्प्लीट है। अब नॉर्मेलिटी एज द इनएबिलिटी टू फंक्शन अफेक्टिवली। देखिए, हम सब की कुछ ना कुछ रूटीन लाइफ है, कुछ ऐसे काम है लाइफ के जो कि हम सब ने करने हैं। लाइक जो स्टूडेंट्स हैं उनका मेन काम क्या है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी में आना है, स्टडी करना है, लेक्चर्स को अटेंड करना है, तो ये क्या है, उनके नॉर्मल काम है। ठीक है। अब नॉर्मेलिटी क्या होगा कि अगर हम अपनी जो डेली रूटीन के काम है उनको ठीक से अगर परफॉर्म नहीं कर सकते, तो उस बिहेवियर को हम क्या बोलेंगे, अब नॉर्मल बिहेवियर बोलेंगे। लाइक अगर एक बंदा है वो ड्रग एडिक्ट है, उस ड्रग एडिक्शन की वजह से वो अपनी जॉब पे कंसंट्रेट नहीं कर सकता, सुबह टाइम से उठ नहीं सकता, तो उस बिहेवियर को हम क्या बोलेंगे, अब नॉर्मल बिहेवियर। लाइक अगर कोई स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी में आना, लेक्चर अटेंड करना, क्या है कि ये एक नॉर्मल बिहेवियर है उनके लिए। लेकिन किसी अपनी आदत की वजह से या किसी कह लें कि रीज़न की वजह से वो टाइम पे यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते या यूनिवर्सिटी आके लेक्चर्स को अटेंड नहीं कर सकते, तो दिस बिहेवियर को हम क्या बोलेंगे, अब नॉर्मल बिहेवियर बोलेंगे, क्योंकि वो अपनी जो लाइफ के फंक्शंस हैं या जो कह लें इंपॉर्टेंट काम है उनको ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अपनी जो सोशल लाइफ है या सोशल डिमांड्स हैं उनको पूरा नहीं कर पा रहे, अपनी जो फैमिली लाइफ है अगर हम उसको ठीक तरह से कह लेंगे टाइम नहीं दे सकते, तो उस बिहेवियर को भी हम क्या बोलेंगे, अब नॉर्मल बिहेवियर बोलेंगे। लेकिन इस डेफिनेशन के भी कुछ कह लें कि फ्लॉज हैं। लाइक एक होमलेस वुमेन जो है, जिसको जो जिसकी ना तो फैमिली लाइफ है ना तो कोई जॉब है, वो हमें अब क्या लग रही है, अब नॉर्मल लग रही है। ठीक है, क्योंकि वो अपने कामों को ठीक तरह से अंजाम नहीं दे रही। लेकिन क्या पता कि उस औरत ने अपने लिए ये काम खुद से सोचा हो, अपने लिए ये लाइफ खुद से डिसाइड की हो। इस वजह से ये वाली जो डेफिनेशन है इसको भी हम कह सकते हैं कि ये इनकम्प्लीट है। लास्ट हमारे पास आ जाता है अब नॉर्मेलिटी एज अ लीगल कंसेप्ट। देखिए, अब कुछ लोग हैं जिनके बारे में हम भी कहते हैं कि इनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। वो कौन से लोग हैं जिनको मेडिकली अनफिट करार दिया जाता है, या कोर्ट जो है वो डिसाइड करती है कि ये ऐसे लोग हैं जिनका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ऐसे लोगों को मोस्टली कोर्ट या मेडिकल टीम्स कहती हैं कि वो इंसेन है, जो कि राइट और रॉन्ग के दरमियान डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। वो डिफरेंट अपने इन्वायरमेंट के जो स्टिमुलस हैं उनको ठीक तरह से कह लें कि उनके बारे में अदराक नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग जो है वो किस चीज़ में आ जाते हैं, वो लीगल डेफिनेशन जो है इंसेन की, पागलपन की या ज़हनी तवाज़ुन ख़राब होने की, उसमें आ जाते हैं। सो ऐसे लोग जिनको कोई लॉ कोर्ट जो है, लॉ ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ जो है, प्लस या कोई मेडिकल टीम अनफिट कह दे मेडिकली या मेंटली, उन लोगों को हम क्या कहेंगे कि वो इंसेन है या उनका बिहेवियर क्या है, अब नॉर्मल है। लेकिन इस डेफिनेशन की भी कुछ फ्लॉज हैं। फ्लॉज इस तरह से है कि अब एक इंसान जो है उसको अब हम अब नॉर्मल कह रहे हैं या इंसेन कह रहे हैं, वो डिपेंड करता है उस मुल्क के लीगल सिस्टम पे।
कुछ मुल्क जो हैं वो इंसैनिटी की डेफिनेशन को डिफरेंट वे में कह लें कि एक्सप्लेन करते हैं या उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया रखते हैं। अब हर मुल्क में के ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त ना होने की जो डेफिनेशन है वो डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से ये जो हमारी डेफिनेशन है कि अब नॉर्मलिटी एज अ लीगल कंसेप्ट, इसकी भी कुछ लिमिट्स हैं। कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि जो बिहेवियर होता है कि एक बिहेवियर अगर नॉर्मल है और दूसरा बिहेवियर अगर अब नॉर्मल है, तो इसको हम ग्रे एंड वाइट में नहीं कह सकते कि एक बिहेवियर टोटली नॉर्मल है और दूसरा बिहेवियर टोटली अब नॉर्मल है। ये जस्ट लाइक क्वांटिफाई होता है। लाइक देखिए, इस तरह से नहीं हम कह सकते कि एक स्टूडेंट पास है या फेल है। लाइक डिफरेंट मार्क्स है ना जो हम देते हैं कि 50 मार्क्स हैं, 60 मार्क्स हैं, 70, 80, 90, 100 में से हो सकता है किसी के 90 मार्क्स हैं, किसी के 80 आए, किसी के 70 आए। ऐसा थोड़ा ही है यहाँ पास है या फेल है। इसी तरह से हम ये नहीं कह सकते कि एक बिहेवियर टोटली अब नॉर्मल है या एक बिहेवियर टोटली नॉर्मल है। ये रेंजेस होती हैं, हमेशा रेंज में देखा जाता है कि कुछ बिहेवियर जो है इंसान जो परफॉर्म करता है वो टोटली नहीं बल्कि 80% नॉर्मल है, कुछ बिहेवियर 70% नॉर्मल है, कुछ बिहेवियर जो है इंसान अगर परफॉर्म कर रहा है वो अगर अब नॉर्मल है तो हो सकता है कि उसके अंदर अब नॉर्मलिटी का 50% एलिमेंट पाया जाता हो। तो इसी तरह से लाइफ के अंदर हमारे डिफरेंट रोल्स हैं एंड डिफरेंट बिहेवियर हम परफॉर्म करते हैं। हो सकता है कि मोस्टली हमारे जो बिहेवियर्स हैं वो नॉर्मल हो, लेकिन कुछ चीज़ों में हमारा बिहेवियर अब नॉर्मल हो। लाइक कुछ लोग जो हैं वो अपनी एंगर को कंट्रोल नहीं कर सकते, बाकी वो सब कामों में नॉर्मल होते हैं, लेकिन एंगर को कंट्रोल करना उनको नहीं आता, तो उनका एंगर को कंट्रोल करने का जो बिहेवियर है वो मे बी अब नॉर्मल हो, बाकी उनके सारे बिहेवियर्स नॉर्मल हो। सो इस तरह से डिफरेंट जो कह लें कि व्यूज़ अवेलेबल होते हैं। प्लस जो एक्सट्रीम बिहेवियर्स होती हैं मोस्टली उनके बारे में ही हम कहते हैं कि वो टोटली अब नॉर्मल है। अदरवाइज़ जो है हम बिहेवियर्स को हमेशा ग्रे ब्लैक एंड वाइट में नहीं देखते बल्कि रेंजेस में देखते हैं। अच्छा, अब एनजाइटी डिसऑर्डर्स देखिए। अब नॉर्मल बिहेवियर्स की बात करें तो एक मेन जो अब नॉर्मल बिहेवियर दैट इज़ एनजाइटी। एनजाइटी क्या है? एनजाइटी बेसिकली स्ट्रेस है। स्ट्रेस क्यों होता है? देखिए, हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन अगर तो हमें जो स्ट्रेस है वो किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से हो रहा है तो फिर तो वो ओके है। लेकिन अगर हमें स्ट्रेस जो है या एनजाइटी जो है वो विदाउट एनी रीज़न हो रही है तो फिर वो एक डिसऑर्डर की फॉर्म में आ जाती है या एक अब नॉर्मल बिहेवियर में आ जाता है। लाइक अगर आपका सुबह पेपर है तो स्ट्रेस होना क्या है? एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है। अगर आपने सुबह जल्दी उठना है तो उसके लिए स्ट्रेस होना एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन आपको अगर स्ट्रेस है विदाउट एनी रीज़न, आपने सुबह कोई इंपॉर्टेंट काम भी नहीं करना, आपके कोई इंपॉर्टेंट जॉब भी नहीं है जो आपने सुबह परफॉर्म करनी है, और विदाउट एनी नोन रीज़न आपको स्ट्रेस है, आपका हार्ट रेट ज़्यादा है, आपको एनजाइटी फील हो रही है, आपको कह लें कि स्ट्रेसफुल फील हो रहा है, सैड फील हो रहा है, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे कि आपको कोई ना कोई एनजाइटी डिसऑर्डर है और कोई भी एक्सटर्नल रीज़न नहीं है जिसकी वजह से आपको ये चीज़ें कॉज हो रही हैं। अच्छा, फिर एक अब नॉर्मल बिहेवियर आ जाता है जिसको हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन किसको कहते हैं? ऑब्सेशन जुनून को कहते हैं, और कंपल्सिव का मतलब होता है कि एक चीज़ जिसको आप बार बार रिपीट करना चाहते हैं। सो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या होता है कि वो इंसान जो इस बीमारी से सफ़र करता है वो किसी एक कह लें कि छोटे से काम को जिसका बज़ाहिर कोई फ़ायदा भी नहीं है उसको बार बार रिपीट करता है विदाउट एनी रीज़न या लॉजिक। लाइक किसी इंसान को ऐसा कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है कि वो बार बार अपने हाथ धोता है। अब हालांकि उसके हाथ साफ़ है लेकिन हर 5 मिनट बाद वो क्या करेगा? अपने हाथ धोने लग पड़ेगा। सो ये क्या है? एक डिसऑर्डर है। अब अगर वो अपने हाथ नहीं धोएगा तो उसको क्या है कि एनजाइटी फ़ील होगी, स्ट्रेस फील होगी। सो ये ऐसे डिसऑर्डर्स हैं या abnormalities हैं जो कि लोगों में पाई जाती हैं, और इनको फिर इनकी ट्रीटमेंट करें तो वो ठीक होती हैं, अदरवाइज़ वो खुद से ठीक भी नहीं हो सकती।
इसकी एग्ज़ाम्पल इस तरह से भी ले सकते हैं, लाइक कुछ लोगों को ऐसे डिसऑर्डर होते हैं, लाइक वो जब भी घर से जाते हैं तो उनको लगता है कि जी मैंने घर का ताला नहीं लगाया, और मे भी वो सारा टाइम फिर इसी चीज़ को ही सोचते रहें कि मैंने घर में ताला नहीं लगाया और कोई काम ख़राब ना हो जाए। तो ये किस चीज़ की एग्ज़ाम्पल है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में, जिसमें आप एक ऐसी चीज़ ट्रिवियल नेचर की, छोटे से नेचर की, जिसको बार बार आप रिपीट करना चाहते हो, जिसका बजाय कोई फ़ायदा भी नहीं है और उसको रिपीट करने का कह लें कि कोई मकसद भी नहीं है, लेकिन अगर आप उसको नहीं कर रहे तो आपको एंजाइटी फील हो रही है, तो ये भी क्या है, एक अबनॉर्मल बिहेवियर है। अच्छा, अब ये जो बंदे होते हैं इनकी, जिनमें ये ऑब्सेसिव डिसऑर्डर पाया जाता है, अब ये क्या है कि विदाउट एनी, कह लें कि विदाउट एनी, कह लें कि प्योर स्ट्रेस, उनको खाम खां की स्ट्रेस है लाइफ में, और वो अपनी लाइफ को उन्होंने क्या है अजियत में बना लिया, या उनके इस अब नॉर्मल बिहेवियर की वजह से उनकी जो एक लाइफ स्मूथ है वो क्या हो गई है, डिफ़िकल्ट हो चुकी है। और फिर आ जाता है मूड डिसऑर्डर्स। मूड डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? देखिए, अगर आप सुबह उठते हो, आप एनर्जेटिक फील करते हो, आपका दिल करता है आप ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, दोस्तों से मिलो, हैप्पी हो, और रात को जैसे जैसे ही रात होती है आप थोड़े लेस एनर्जेटिक फील करते हो, तो ये क्या है, एक नॉर्मल चीज़ है। इसको हम मूड डिसऑर्डर नहीं कहेंगे, बल्कि ये क्या है कि एक नॉर्मल चीज़ है कि सुबह हम एनर्जेटिक फील करते हैं, जैसे जैसे हमारी बॉडी थकती है तो हम थोड़ा डल फील करते हैं। लेकिन अगर अब्रप्टली हमारे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, हम एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम में जा रहे हैं, और उसकी कोई नोन रीज़न नहीं है, तो फिर हम क्या कहेंगे कि हम मूड डिसऑर्डर का शिकार। देखें, एकदम से सुबह आप बड़े खुश हो, ठीक है, और उसके 1-2 घंटे बाद आप इतना स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो, इतना सैड फील कर रहे हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये एक अब नॉर्मल बिहेवियर है, मूड स्विंग्स है, जिसकी कोई अपेरेंटली हमें रीजंस भी नहीं पता चल रहे। अब क्या है कि ये जो मूड स्विंग्स होती हैं ये हमारी लाइफ के लिए, कह लें कि अच्छी नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से हम रियलिटी से जो अपना कनेक्शन है उसको खो देते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा खुश हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पूरी इन्वायरमेंट ही बड़ी हैप्पी है, हम ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं, ज़्यादा ऐसे डिसीजंस कर लेते हैं जो कि रियलिटी से बहुत ही हट के होते हैं। इसी तरह से जब हम सैड होते हैं तो हम ऐसे काम जो कि बड़े इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हम वो भी नहीं करते स्ट्रेस में, और बिल्कुल डाउन होके किनारा कश हो जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं मेजर डिप्रेशन की, कि मेजर डिप्रेशन क्या होता है। देखिए, एक तो ये है कि आप सैड फील करो फॉर सम टाइम, कुछ पीरियड के लिए, तो वो तो ठीक है कि हम सब डिप्रेसिव भी फील करते हैं, ठीक है, स्ट्रेसफुल भी फील करते हैं। लेकिन अगर हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए डिप्रेस फील करें, और बिल्कुल लेस मोटिवेटेड फील करें, लेस एक्साइटेड फील करें, और लाइफ का हमें कोई मीनिंग ना नज़र आए, कोई मकसद ना नज़र आए, कोई मकसद या कोई, कह लें कि नॉन पर्पस ना पता चले लाइफ का, तो इसका क्या मतलब है कि हम मेजर डिप्रेशन के डिसऑर्डर में मुब्तला है, ठीक है। अब जब यूएस से मैंने स्टडी की तो मैंने देखा कि ऑलमोस्ट 10% ऑफ यूएस सिटीज़न जो है अपनी लाइफ में कभी ना कभी मेजर डिप्रेशन से गुजरे हैं। अब मेजर डिप्रेशन जो है वो कॉलेज स्टूडेंट्स में भी पाया जाता है, प्लस जो बिजनेसमैन होते हैं उनमें भी पाया जाता है, प्रोफेशनल्स में भी पाया जाता है। और मेजर डिप्रेशन में क्या है कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है लाइफ की, या जो हमारा प्रोडक्टिव रोल होता है लाइफ के हवाले से, वो बिल्कुल, कह लें कि डाउन हो जाता है, और हम कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं करना चाहते, कोई सोशलाइज नहीं करना चाहते, किसी से मिलना नहीं चाहते, अपनी जॉब नहीं करना चाहते, पॉजिटिव सोचना नहीं चाहते। ये सारी चीज़ अलामात किसकी है? मेजर डिप्रेशन की। अच्छा, रिसर्च ये भी शो करती है कि जो वुमेन है दे हैव डबल चांस ऑफ गेटिंग इनटू मेजर डिप्रेशन एज़ कम्पेयर टू मैन। अब उसकी क्या रीज़न है? उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, कुछ सोशल रीजंस हो सकती हैं, कुछ कल्चरल रीजंस हो सकती हैं। मोस्टली क्या है कि वुमेन जो हैं वो डिपेंडेंट होती हैं मैन पे इकोनॉमिकली, जिसका उन पे एक प्रेशर होता है, कंटिन्यूसली प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकती हैं। प्लस जो वुमेन है
उनको फैमिली लाइफ में ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, उनको बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, उनको ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। इसकी वजह से भी ज़्यादा लाइकलीहुड होती है कि वो मेजर डिप्रेशन में जा सकती हैं। इसके अलावा एक थ्योरी हमें ये कहती है कि जो मेजर डिप्रेशन है वो वुमेन में भी मेजर डिप्रेशन में ज़्यादा इस वजह से भी जाती हैं कि जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो जो मेन होते हैं उनके पास डिफरेंट वेज होती हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए। लाइक जो मेन है वो ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं डिप्रेशन में जाने की बजाय। उनका क्या है कि मेजर प्रॉब्लम को को रिएक्ट करने का वे क्या है कि दे कैन यूज़ ड्रग्स। वो अगर कोई पावरफुल जॉब करते हैं तो वो अपना गुस्सा सबॉर्डिनेट्स पे उतार सकते हैं। जबकि वुमेन जो है उनके पास लिमिटेड ऑप्शन है, वो जब भी लाइफ में किसी प्रॉब्लम को फेस करती हैं तो वो क्या है स्ट्रेस में चली जाती हैं और उनका रिस्पॉन्स करने का उनके पास एक ही ऑप्शन होता है एंड दैट इज़ थ्रू डिप्रेशन। अच्छा, अब क्या है कि जो बंदा डिप्रेशन में होता है वो समझता है, वो अपने आप को वर्थलेस तस्वर करता है। वो मे बी कई दफ़ा बड़ा रोने लग पड़ता है, कई दफ़ा ऐसा फ़ील करता है कि जैसे उसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है, उसके अंदर कोई एपिटाइट नहीं है या कोई डिज़ायर नहीं है। सो ये सारे साइंस किस चीज़ के हैं? डिप्रेशन के साइन हैं। उसको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, वो डिस्टर्ब फील करता है, वो सही तरह से सो नहीं सकता। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये कुछ टाइम के लिए या कुछ अरसे के लिए अगर हों तो वो तो नॉर्मल है, लेकिन अगर ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये चीज़ें या ये जो फैक्टर्स हैं या ये जो साइंस हैं ये रहे तो फिर ये मेजर डिप्रेशन है जिसको ठीक अगर करना है तो उसके लिए फिर प्रोफेशनल हेल्प चाहिए, मेडिकल हेल्प चाहिए। और मेडिसन्स के थ्रू आप इस मेजर डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो, थ्रू फैमिली सपोर्ट बाहर आ सकते हो। तो उसमें फिर क्या है कि इंसान जो कि मेजर डिप्रेशन का शिकार है उसको फिर क्या है कि हेल्प चाहिए। अच्छा देखें, अगर आपने पेपर्स में अच्छा नहीं किया, किसी दोस्त से लड़ाई हो गई, तब ये थोड़ी देर के लिए अगर आप डिप्रेस फील करो तो वो ओके है, ठीक है। लेकिन अगर आप लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये चीज़ें रहे तो फिर क्या है ये नेगेटिव है। अच्छा, अब डिप्रेशन जो है इसका कुछ पॉजिटिव रोल भी है, फंक्शन भी है लाइफ में। पॉजिटिव रोल या फंक्शन क्या है कि इंसान जो है वो हमेशा अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसको रियलिटी के मुताबिक रखना चाहिए। अगर हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को बड़ा ज़्यादा रखते हैं तो ज़ाहिर बात है हम उसको अचीव नहीं कर सकते, और जब हम किसी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते तो फिर हम डिप्रेस फील करते हैं और चांस होता है कि हम डिप्रेशन में जाएं। वो डिप्रेशन में कभी कभी जाना अच्छा इस वजह से होता है कि जब हम डिप्रेशन में जाते हैं तो हम डीमोटिवेटेड फील करते हैं, और जब हम डीमोटिवेटेड फील करते हैं तो तब जब जो गोल हम अपने सेट करते हैं या अपनी एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं वो रियलिटी के करीब तर सेट करते हैं। और फिर क्या है कि हम जब उनको रियलिटी के करीब तर सेट करते हैं तो फिर हम दोबारा से जब डिप्रेशन से बाहर आते हैं तो फिर हम जब न्यू गोल्स जो हमारे होते हैं वो इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते, उनको फिर हम इजीली अचीव कर सकते हैं। और अपनी एबिलिटी और कैपेसिटी को देख के हमने वो गोल सेट किए होते हैं। सो जो डिप्रेशन है वो नेगेटिव होता है जब वो बहुत ज़्यादा अरसे के लिए हो। अगर वो थोड़े अरसे के लिए है तो वो पॉजिटिव इस सेंस में भी हो सकता है कि वो हमारे गोल्स को अलाइन करता है रियलिटी के मुताबिक। अच्छा, एक है मैनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर। जैसे हमने मूड स्विंग्स की बात की तो मैनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर भी बेसिकली मूड स्विंग्स से ही रिलेटेड है। मैनिया एक ऐसी स्टेज है जिसमें हम बड़ा यूफेरिक फील करते हैं, बड़ा ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं, और ये स्टेज कंटिन्यू रह सकती है मंथ्स के लिए, वीक्स के लिए। और सेकंड जो स्टेज है बाइपोलर डिसऑर्डर में वो है डिप्रेशन की, कि एक इंसान जो मैनिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है वो हमेशा दो पोल्स के दरमियान उसका मूड जो है वो स्विंग करेगा। एक है बड़ा हैप्पी मूड जिसमें वो बड़ा एनर्जेटिक फील करेगा, बड़ा कॉन्फिडेंट फील करेगा, बड़ा हाई रिस्क मींस कि उस स्टेज में वो बड़ा हाई रिस्क लेना चाहेगा, उसको ऐसा लगेगा कि हर चीज़ उसके लिए लाइफ में करना पॉसिबल है। तो उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे कि उसका मैनिया का स्टेज चल रहा है जिधर वो बड़ा एनर्जेटिक फील कर रहा है। सेकंड जो उसका पोल है
जिस तरह उसका मूड स्विंग करेगा, दैट इज़ डिप्रेशन, जिसमें वो बिल्कुल डिप्रेसिव फील करेगा, वर्थलेस फील करेगा, ऐसा फील करेगा लाइक जो उसकी लाइफ है उसका कोई पर्पस नहीं है, उसका कोई मकसद नहीं है, और वो बिल्कुल सुसाइडल से थॉट्स उसको आएंगे। और मोस्टली जो उसने वादे किए थे अपने हैप्पी वाले स्टेज में अगर किसी से, तो उनको वो बिल्कुल उन पे अमल नहीं कर पाएगा। उन और उसका जो कनेक्शन है बिल्कुल वो रियलिटी से क्या होगा, दूर होगा। इसकी उन्होंने एग्जांपल दी कि एक बंदा था जिसके जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार था। जब वो अपनी मैनिया की स्टेज में था तो उसने क्या किया कि अपनी जॉब को छोड़ा, गाड़ी ली, गाड़ी लेके उसने क्या किया कि क्लॉक्स को सेल करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको लगता था कि जब वो क्लॉक सेल्स करेगा उसको उससे बड़ा ज़्यादा पैसे मिलेंगे, उसका बिजनेस बूम करेगा। लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि उसके इस डिसीजन ने उसकी लाइफ को मिज़रेबल कर दिया, फाइनेंशियल लॉसेस उसको हुए, उसकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हुई, उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हुई। सो जो मैनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स होते हैं, बेसिकली उनका जो कनेक्शन होता है रियलिटी के साथ वो टूट जाता है, और वो अपनी जो इमोशंस होती हैं, एक्सट्रीम इमोशंस जो होती हैं, उनकी बेस पे रियलिटी को गलत जज करने लग पड़ते हैं, और ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो कि रियलिटी से बड़े दूर होते हैं, और उनका मूड जो है वो कह लें कि हाईली या बड़े वो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं या बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हैं, और इन दो स्विंग्स में ही उनका मूड रहता है। अब जब वो उनका मूड बड़ा ज़्यादा हैप्पी रहता है तो वो रिस्की भी हो जाते हैं, कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं, और रियलिटी से कनेक्शन इस तरह टूट जाता है कि जब इंसान बड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है तो वो भी गलत डिसीजन लेता है, और जब उनका मूड स्विंग होता है, डिप्रेशन की तरफ जाता है, तो फिर क्या है कि वो बिल्कुल नकारा से हो जाते हैं, कोई काम करने का दिल नहीं करता, और कई लोग जो हैं वो सुसाइडल थॉट्स भी उनके माइंड में आने लग पड़ते हैं। अच्छा, अब इसके बारे में ये भी बोला जाता है कि कई लोग जो कि क्रिएटिव होते हैं उनके अंदर भी ये बाइपोलर डिसऑर्डर देखा गया, और वो उनकी जो क्रिएटिविटी है, कई दफ़ा देखा जाता है कि मैनिया के स्टेज में उनकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, जबकि जब वो डिप्रेशन के स्टेज में जाते हैं तब उनकी क्रिएटिविटी उतनी नहीं रहती जितनी पहले होती है। सो ये डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं, और इनको मीन्स के इनके बारे में डिफरेंट व्यूज़ भी पाए जाते हैं। अच्छा, अब इसके साथ साथ क्या है कि मैनिया में कईयों का तो रिसर्च ये कहती है कि उनकी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, लेकिन उनका क्वालिटी ऑफ वर्क जो है उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती। प्लस वो लोग जो कि इस डिसऑर्डर का शिकार हैं वो बड़े रैकलेस भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा इमोशनल या सेंसिटिव हो जाते हैं, और कई दफ़ा वो अपनी टॉकटिवनेस से या इन्फ्लेटेड सेल्फ स्टीम की वजह से जो अपने आप को सेल्फ इंजरी का शिकार हो जाते हैं, अपनी जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें जो कह लें कि एक हार्मनी जो पैदा करनी होती है वो नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनकी सोशल लाइफ जो है वो भी क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, ये टेस्ट डिप्रेशन का, ये टेस्ट को आप देखें और इन क्वेश्चंस के आंसर करें और फिर अपने स्कोर्स को देखें। अगर आपका जो स्कोर है वो हाई है, जिसका मतलब ये हो सकता है कि आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, कॉजेज़ ऑफ मूड डिसऑर्डर में जो ज़्यादा चीज़ जिस पे फोकस किया जाता है दैट इज़ लर्नड हेल्पलेसनेस। जब एक इंसान को लगता है कि उसकी लाइफ की जो सिचुएशंस हैं वो उसके कंट्रोल में नहीं है, और वो उनसे अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व नहीं कर सकता, तो फिर वो मोस्टली इंसान क्या डिप्रेशन का शिकार होता है। और जब इंसान होपलेस हो जाता है कि वो अपनी हालात को खुद से बदल नहीं सकता, तो तब भी वो मूड डिसऑर्डर और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। देखिए, जो कॉजेज़ ऑफ मूड डिसऑर्डर या कॉजेज़ ऑफ जो डिप्रेशन है दे सेम ही है, ठीक है, और उनके जो मेन रीज़न्स हैं वो क्या है, इंसान का अपने आप को वर्थलेस तसव्वुर करना, अपने आप को लूज़र तसव्वुर करना, अपने आप को इनकम्पिटेंट तसव्वुर करना, अपने आप को ये तसव्वुर करना कि वो अपने लाइफ के
जो भी इवेंट्स हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व नहीं कर सकता, जब इंसान इन चीज़ों के बारे में इस तरह से सोचने लगे तो फिर वो मूड डिसऑर्डर का शिकार भी होता है और डिप्रेशन का शिकार भी होता है। अच्छा, अब जैसे हमने पहले बोला कि वुमेन जो है वो ज़्यादा मूड डिसऑर्डर या डिप्रेशन का शिकार इस वजह से होती है क्योंकि वो अपने आप को ज़्यादा हेल्पलेस तस्वर करती हैं, ज़्यादा होपलेस तस्वर करती हैं, क्योंकि एज़ वी नो कि मोस्टली सोसाइटीज़ में ब्रेड अर्नर्स जो हैं वो मेन होते हैं, वुमेन डिपेंडेंट होती हैं। इस वजह से वो अपनी लाइफ के इवेंट्स को चेंज करने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होती हैं और समझती हैं कि वो अपने आप अपनी लाइफ को खुद से बदल नहीं सकती। इस वजह से वुमेन जो हैं वो ऑन एवरेज ज़्यादा शिकार होती हैं डिप्रेशन का और सीवियर मूड डिसऑर्डर्स का। अच्छा, शिज़ोफ्रेनिया के बारे में हम थोड़ा सा ये पढ़ेंगे कि शिज़ोफ्रेनिया भी एक डिसऑर्डर है जिसमें वो इंसान जो कि इसका शिकार होता है वो एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहता है। उस इमेजिनेटिव वर्ल्ड में उसको डिफरेंट लोग नज़र आते हैं जो कि रियलिटी में नहीं एग्जिस्ट करते, उसको ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि रियलिटी में नहीं होती। ऐसे लोग जो शिज़ोफ्रेनिया का शिकार होते हैं उनका कनेक्शन रियलिटी से टूट जाता है और वो अपनी इमेजिनेटिव दुनिया में रहते हैं जिधर वो अ, कुछ भी सोच सकते हैं अपने डिज़ायर्स के मुताबिक, अपने फियर्स के मुताबिक। अच्छा, अब ये जो शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट होते हैं मोस्टली इनकी ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में होती है और अदरवाइज़ आप इनको ट्रीट नहीं कर सकते, और इनकी जो इमेजिनेशन या जो इनका स्टेट ऑफ माइंड है वो इतना ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाता है कि इनके लिए जो रियलिटी है वो जस्ट उनकी अपनी ही इमेजिनेशन होती है। अब ऐसे पेशेंट जो कि शिज़ोफ्रेनिया का शिकार होते हैं वो मोस्टली एंटी सोशल हो जाते हैं, अपनी सोशल इंटरेक्शंस या अपनी जो सोसाइटी के अंदर जो उन्होंने रोल प्ले करना है वो नहीं कर सकते और बिल्कुल एक यूज़लेस मेंबर ऑफ द सोसाइटी बन जाते हैं। अच्छा, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ शिज़ोफ्रेनिया में क्या है कि ऐसे लोगों को डिल्यूजन्स होती हैं। डिल्यूजन्स से मुराद क्या है कि उनके ऐसे बिलीव्स होते हैं जो कि रियलिटी में बेसिकली एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब उन लोगों को मोस्टली ऐसा लगता है कि जैसे कोई और उनको कंट्रोल कर रहा है, या उनको कभी कभी ऐसा भी लगता है जो लोग शिज़ोफ्रेनिया का शिकार होते हैं कि वो दूसरे लोगों के माइंड को पढ़ सकते हैं, उनको ऐसा भी लगता है कि वो दूसरे लोगों को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर क्या है, डिल्यूजन्स के बाद उनको हलूसिनेशंस होती हैं। हलूसिनेशंस में क्या है कि उनको हो सकता है कि कुछ लोग नज़र आते हैं जिनसे वो बातें करते हैं, हो सकता है उनको ऐसे इमेजेस नज़र आते हैं जो कि असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। उनको हो सकता है कि अपना इमेज ही नज़र आता हो अपने सामने जिससे वो बार बार बातें करते हैं। ऐसे लोग जो हैं उनका कनेक्शन बेसिकली रियलिटी से टूट जाता है और वो अपने इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहते हैं जिधर वो खुद से स्टोरीज़ को क्रिएट करते हैं, अपने करेक्टर्स को मैनिपुलेट करते हैं और अपनी एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। अच्छा, अब कुछ जो लोग होते हैं शिज़ोफ्रेनिया के जो शिकार होते हैं वो उनमें देखा गया कि वो लैक ऑफ इमोशंस भी शो करते हैं। लाइक उनको मे बी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी वजह से किसी को अगर कोई दुख पहुंचता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेशेंट है शिज़ोफ्रेनिया का, हो सकता है कि वो अपने सामने कोई ब्रूटल एक्सीडेंट को होता देखे और लोगों को दूसरे की पेन को अंडरस्टैंड करने के बजाय वो उस पे मे बी हंसने लग पड़े। सो ये डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि शिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में पाए जाते हैं। और उसके अलावा ऐसे लोग जो हैं वो सिचुएशंस के मुताबिक रिएक्ट नहीं करते, बल्कि इनका जो रिएक्शन होता है वो बड़े ही इनअप्रोप्रिएट हो सकते हैं। लाइक वो किसी जनाजे पे गए हैं तो हो सकता है उधर वो हंसने लग पड़े, हो सकता है किसी वो हैप्पी इवेंट में गए हैं तो उधर बड़ा सैड बिहेवियर डिस्प्ले करें। अच्छा, अब बात करते हैं विड्रॉल की। ऐसे लोग जो शिज़ोफ्रेनिया का शिकार होते हैं ये मोस्टली क्या है कि सोशलाइज नहीं करते, दूसरे लोगों से बातें नहीं करते, इंटरेस्ट नहीं शो करते, ज़्यादा सोशलाइज नहीं करते।
और इसके अलावा जब इनसे हम बहस व मुबाहिसा करें तो ये अपनी जो साइंस हैं उनको एक्नॉलेज भी नहीं करते। सब मोस्टली जो शेज़ोफ्रेनिया के पेशेंट हैं इसकी जेनेटिक रीजंस भी हो सकती हैं, और ये बचपन से इनके अंदर ऐसे पेशेंट जो शेज़ोफ्रेनिया के शिकार हैं साइंस और सिम्टम्स शो होने लग पड़ते हैं, और ग्रेजुअली ये जो सिम्टम्स हैं ये बढ़ते रहते हैं अनटिल जो है ये एक डिसऑर्डर जो है या ये जो अब नॉर्मल बिहेवियर है ये अनकंट्रोलेबल हो जाता है। अच्छा, मोस्टली ये देखा गया कि शेज़ोफ्रेनिया के जो स्टूडेंट्स हैं, शेज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स हैं, ये मोस्टली जो है डे ड्रीमिंग ज़्यादा करते हैं, एक्सेसिव डे ड्रीमिंग करते हैं, ज़्यादातर इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहना चाहते हैं। इसके अलावा शेज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स हैं उनकी सेकंड कैटेगरी इस तरह की भी हो सकती है कि उनमें साइन एंड सिम्टम्स ग्रेजुअली नहीं ग्रो करते बल्कि एकदम से उनके अंदर ये साइन एंड सिम्टम्स आ जाते हैं। जब हम बात करते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, पर्सनालिटी डिसऑर्डर में एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी आ जाता है। ऐसे लोग जो होते हैं जो कि इसका शिकार होते हैं वो बड़े मैनिपुलेटिव होते हैं, ये दूसरों की पेन को अंडरस्टैंड नहीं करते, जस्ट अपने जो फ़ायदा है उसको देखते हैं। प्लस ये डिसेप्टिव होते हैं देखने से, या जब आप इनको फर्स्ट टाइम मिलते हो तो आप बड़े ज़्यादा इनसे इम्प्रेस भी होते हो। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं ये दूसरों की पेन को महसूस नहीं कर सकते, दूसरों की जो के साथ जो हमदर्दी है वो नहीं कर सकते। ऑल्दो उनको इस चीज़ का इदराक होता है कि मैं कि उन्होंने दूसरों को पेन दी है या दूसरों के साथ बुरा सलूक किया है, लेकिन इसके बावजूद इनके अंदर इतनी कह लें कि इमोशनल एबिलिटी नहीं होती कि ये दूसरों की पेन को ठीक तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। इस वजह से इनको एंटी सोशल इस चीज़ को एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोला जाता है। अच्छा, अब इस तरह देखा गया कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो ज़्यादातर पेशेंट हैं ये लोअर क्लास या मिडिल क्लास से ज़्यादातर इनका ताल्लुक़ होता है, और इनका जो बिहेवियर होता है इसकी जो एक मेन रीज़न है दैट कैन बी लैक ऑफ अफेक्शन, या इनकी जो लाइफ में जो रिजेक्शंस होती हैं वो भी एक वजह होती है जिसकी वजह से इनके अंदर ये वाला डिसऑर्डर पैदा होता है। देखिए, जो एक बच्चा होता है उसको अफेक्शन की बड़ी ज़्यादा नीड होती है, उसको प्रेज़ की नीड होती है। जब आपको एक छोटी उम्र में जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से सही तवज्जो नहीं मिलती, अफेक्शन नहीं मिलती, और लाइफ में बड़ी ज़्यादा अगर आप रिजेक्शंस को फेस करो तो फिर जो है आपके अंदर डिफरेंट अबनॉर्मेलिटीज़ या डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, जिसके अंदर से एक एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। फिर क्वेश्चन आता है, सेकंड है कि बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है। तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो लोग होते हैं वो अपनी पर्सनैलिटी को खुद से बिल्ड अप नहीं कर पाते, और उनके अंदर अपनी मींस कि वो खुद क्या है, उनकी अपनी एबिलिटीज़ क्या है, अपना नॉलेज क्या है, अपनी एक्सपर्टीज़ क्या है, अपनी आइडेंटिटी क्या है, इस चीज़ को अपनी पूरी लाइफ में वो कह लें कि अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इस वजह से ये अपनी जो एसोसिएशंस हैं या अपने जो रिलेशनशिप्स हैं उन पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, और अपने आप को उनसे ही एसोसिएट करते हैं। मींस कि अपनी खुद से पर्सनैलिटी को या अपनी खुद से जो पर्सनैलिटी के करैक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको डेवलप नहीं कर सकते, और ये क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि इनकी जो है एसोसिएशन जो है वो दूसरों के साथ रहे, और दूसरों की जो एसोसिएशन है इनके साथ उनसे अपने आप को पहचानने की कोशिश करते रहते हैं, और इस वजह से इसको हम कह लें कि एक डिसऑर्डर भी समझा जाता है, क्योंकि ऐसे लोग जो है वो इमोशनली दूसरों के साथ बड़ा ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, और जब अटैच हो जाते हैं और जब कोई रिजेक्शन होती है तो फिर ये उसको कोप अप नहीं कर पाते, उसको कह लें कि उससे बाहर नहीं आ सकते, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, और जब इनकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो ब्रेक होती हैं तो फिर ये इनके लिए डेवस्टेटिंग होती हैं। प्लस ऐसे लोग जो हैं ये वन साइडेड रिलेशनशिप्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा
ऐसे बिहेवियर्स में इंडल्ज होते हैं जिधर ये दूसरों की अटेंशन या तवज्जो को हासिल करने की कोशिश करते रहते हैं, और जब इनको वो तवज्जो नहीं मिलती तो फिर ये बड़े ज़्यादा एंग्री फील करते हैं, सैड फील करते हैं। और इन ऐसे लोग जो कि इस डिसऑर्डर का शिकार होते हैं, उनको अपने इमोशंस को रेगुलेट करना भी नहीं आता, अपने जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करना भी नहीं आता, और इनको ये भी नहीं पता होता कि जब कोई आपको क्रिटिसाइज़ करता है या आपके बारे में कोई नेगेटिव कमेंट देता है तो आपने उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है। फिर हमारे पास आ जाता है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये जो डिसऑर्डर है, इसके जो शिकार लोग हैं वो एग्जैजुरेटेड सेल्फ इम्पोर्टेंस होती है इनके अंदर। उनको ऐसा लगता है कि वो बड़े अहम हैं, उनको ऐसा फील होता है कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, उनको ऐसा लगता है कि सब लोगों को उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऐसा डिसऑर्डर मोस्टली हम देखते हैं कि जो लोग सेलिब्रिटी होते हैं या फेमस होते हैं उनके अंदर ये डिसऑर्डर आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाता है। और ऐसे लोग जो हैं वो ख़ुद तो बड़े डिमांडिंग होते हैं कि इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, लेकिन इनकी अपनी जो फीलिंग्स हैं दूसरों के लिए या दूसरों को रिस्पेक्ट देना वो इनको नहीं आता। थर्ड अभी हमारे पास है, इसमें हम पढ़ेंगे मोरालिटी क्या होती है या एथिक्स क्या होता है। देखिए, मोरालिटी या एथिक्स जो हैं इनकी डिफरेंट थ्योरीज हैं। मोरालिटी क्या होता है, बेसिकली ये प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं राइट को रॉन्ग से, कि राइट बिहेवियर क्या है और रॉन्ग बिहेवियर क्या है। लेकिन अगर हम पढ़ें मोरालिटी को, अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो इसका डायलेमा भी ये है कि चीज़ों को डिस्टिंक्ट करना कि दिस इज़ राइट या दिस इज़ रॉन्ग, ये डिपेंड करता है मोस्टली सिचुएशन पे, और इसकी डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़ हैं। जब तक हम उन फ़िलासफ़ीज़ को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेंगे व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। सो एक जो फ़िलासफ़ी है जिसको हम यूटिलिटेरियनिज़्म कहते हैं या कॉन्सिक्वेंशलिज़म कहते हैं, ये फ़िलासफ़ी हमें सिखाती है कि एक चीज़ जो है वो गुड, उसको उस चीज़ को हम गुड बोलेंगे जिसका जिसमें ज़्यादा लोगों की वेलफेयर होगी या ज़्यादा लोगों की वेल बीइंग होगी, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, गुड बोलेंगे। और डेंटोलॉजिकल एथिक्स हमें ये कहती हैं या सिखाती हैं कि हमें जो है कि मोरालिटी जो है वो बेस हमें एक्शंस के रिज़ल्ट्स पे नहीं करनी चाहिए बल्कि एक्शंस पे करनी चाहिए। मींस कि अगर एक जो चीज़ है या जो एक एक्शन है, लाइक सच बोलना जो है, अगर वो ठीक चीज़ है तो डेंटोलॉजिकल एथिक्स हमें बोलेगी कि हमें हर सिचुएशन में सच बोलना चाहिए, बेशक सच बोलने का कॉन्सिक्वेंस चाहे हार्मफुल ही क्यों ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने रोड पे एक क्राइम को होते देखा है, तो डेंटोलॉजिकल एथिक्स हम आपको बोलेगी कि आपने एज अ विटनेस ऑफ दैट क्राइम आपने कोर्ट में जाके सिर्फ सच बोलना है। ऐसा नहीं करना कि नहीं आप बोलो कि नहीं देखो अगर मैं सच बोलूँगा तो इस बंदे को सज़ा हो जाएगी, और सज़ा होना कितनी गलत बात है। तो डेंटोलॉजिकल एथिक्स हमें क्या कहती है कि डू थिंग्स बिकॉज दे आर राइट। लाइक सच बोलना अच्छी बात है, इस वजह से सच बोलना चाहिए। बेशक सच बोलने से अगर हमारा अपना नुकसान भी हो रहा है तो फिर भी हमें सच बोलना चाहिए। लाइक जो एक शॉप ओनर है, अगर उसने कोई चीज़ बेचनी है तो उसको सच बोल के ये बताना चाहिए कि इस चीज़ का ये फ़ायदा और ये नुकसान है। अगर वो ये सच बोलता है तो मे बी उसकी ये चीज़ ना बिके क्योंकि उसने उसका फ़्लॉ भी बताया, लेकिन फिर भी उसको क्या करना चाहिए कि चीज़ों को एज़ इट इज़ बताना चाहिए जैसे वो एग्जिस्ट करते। तो डेंटोलॉजिकल एथिक्स हमें ये कहती हैं कि हमें प्रिंसिपल्स को देखना चाहिए, रिजल्ट्स को नहीं देखना चाहिए। और जो यूटिलिटेरियनिज़्म है या कॉन्सिक्वेंशलिज़्म की एथिक्स है वो हमें ये बताती है कि हमें बेसिकली रिजल्ट्स को देखना चाहिए। अगर हमारे जो एक्शंस हैं उनके रिजल्ट्स अगर पॉजिटिव है तो फिर हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमने एक्ट क्या किया था, बल्कि ये देखना चाहिए कि उस एक्शन से अगर तो पॉजिटिव रिजल्ट्स जनरेट हुए हैं तो फिर वो जो एक्शन है वो भी ठीक था। इसकी एग्ज़ाम्पल जो है वो हिस्ट्री में भी हमें मिलती है। लाइक जो अमेरिकन्स थे उन्होंने वर्ल्ड वार 2 में जापान पे एटम बम मारा, ठीक है। अब एटम बम मारने से क्या हुआ कि 1 लाख बंदा तो मर गया, लेकिन उसका एंड रिज़ल्ट क्या था कि वर्ल्ड वार 2 एंड होगी या उसकी वजह से वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होगी।
अब अमेरिका वालों ने यूटिलिटेरियनिज्म या कॉन्सिक्वेंशलिज्म की जो फ़िलासफ़ी है उसको यूज़ किया और बताया और कहा कि हमने ये एटम बम इस वजह से यूज़ किया कि इस एटम बम को मारने की वजह से लोग तो मरे, लेकिन इसका इफ़ेक्ट ये था कि आलमी जंग जो है वो ख़त्म होगी। आलमी जंग में आलमोस्ट 5 से 6 करोड़ लोग जो हैं वो मरे थे। अब एटम बम मारने से खाली 40,000 लोग तो मरे, लेकिन अगर जंग कंटिन्यू रहती फर्दर तो मज़ीद 1 करोड़ या 2 करोड़ लोग मर सकते थे। सो उन्होंने कहा कि हमारा ये जो एक्शन है कि हमने जापान पे एटम बम गिराया है ये गलत नहीं है, बल्कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि इसकी जो आउटकम है वो पॉजिटिव है। एटम बम गिरने से 50,000 लोग तो मर गए, लेकिन जंग ख़त्म होगी, और अगर जंग जारी रहती तो 50,000 के बजाय मे बी 10 लाख मज़ीद लोग मरते या 1 करोड़ मज़ीद लोग मरते। सो 1 करोड़ लोग मरना ज़्यादा गलत था 50,000 लोगों के मरने से। सो उन्होंने अपने जो एक्शन है उसको जस्टिफाई कैसे किया, कॉन्सिक्वेंशलिज्म की एथिक्स को यूज़ करके, जिसका मेन फोकस ये है कि आपने अपने जो एक्शन है उसका एंड रिज़ल्ट देखना है। अगर तो एंड रिज़ल्ट पॉजिटिव है तो आपका एक्शन भी गुड है, अगर एंड रिज़ल्ट नेगेटिव है तो फिर आपका एक्शन गलत है। अब डेंटोलॉजी एथिक्स जो है ऐसे वो हमें बताती है कि हमें जस्ट अपना काम करना चाहिए, हमें प्रिंसिपल्स को देखना चाहिए, और जस्ट वही काम राइट है जिसके प्रिंसिपल्स ठीक है। अगर हम इस डेंटोलॉजी की एथिक्स को देखें और एक एग्ज़ाम्पल को हम स्टडी करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसका काम है सॉफ्टवेयर को देखना कंप्यूटर में। उसको पता चलता है कि उसके मुल्क पे कोई मिसाइल गिरने वाला है, तो क्या वो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो दूसरे मुल्क के सॉफ्टवेयर को, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हैक करके क्या ये कोशिश कर सकता है कि उसके मुल्क पे वो मिसाइल ना चले और वो मिसाइल के सिस्टम को हैक कर ले? तो अगर तो डेंटोलॉजी एथिक्स से देखें तो फिर तो उसको ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसका ये काम नहीं है दूसरे मुल्क के सॉफ्टवेयर को हैक करना, जो कि एक गलत चीज़ है। लेकिन अगर हम इसको इसी चीज़ को यूटिलिटेरियनिज्म या कॉन्सिक्वेंशल या कॉन्सिक्वेंसेस के हवाले से देखना चाहें तो फिर उसको ये काम ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उसका उसका सॉफ्टवेयर को हैक करने से काफ़ी सारे लोग मरने से बच जाएंगे। सो क्या है कि लाइफ में हमें डिफरेंट सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है, जिधर हम कभी तो डेंटोलॉजी की एथिक्स को अप्लाई कर सकते हैं और कभी कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए यूटिलिटेरियनिज्म की फ़िलासफ़ी को अप्लाई कर सकते हैं, और इसी तरह हम अपनी लाइफ के डिसीजंस को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर या राइट डिसीजंस ले सकते हैं। सो ये कहना कि खाली डेंटोलॉजी एथिक्स बेहतर है या कॉन्सिक्वेंसेस देखने वाली, जिसको हम यूटिलिटेरियनिज्म की एथिक्स कहते हैं, वो बेहतर है, तो इस चीज़ को ऑब्जेक्टिवली नहीं देखा जा सकता, बल्कि सब्जेक्टिवली डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ही देखा जा सकता है। कुछ इवेंट्स में या कुछ जगह पे डेंटोलॉजी की एथिक्स जो हैं वो ठीक होती हैं, उन फिलासफ़ी को अप्लाई करना चाहिए, और कुछ जगह पे कॉन्सिक्वेंसेस को देखना चाहिए इवेंट्स के, और यूटिलिटेरियनिज्म की फ़िलासफ़ी को अप्लाई करना चाहिए। Thank you very much. This is end of our chapter.